स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। ऊधम सिंह नगर जिले में बेलगाम होते अपराधों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है, जहां जिला मुख्यालय रुद्रपुर में बीती शाम किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे और नगर निगम वार्ड संख्या 39 के पार्षद सौरभ राज बेहड़ पर नकाबपोश हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। आवास विकास क्षेत्र में हुई इस सनसनीखेज वारदात में 3 युवकों ने अचानक पार्षद को निशाना बनाते हुए हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल फुटेला अस्पताल लेकर के जाया गया। फिलहाल इस मामले को लेकर एसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि घटना आज शाम को हुई। हमने सीसीटीवी फुटेज देखा, 3 लोग बाइक पर आए, उन्होंने सौरभ बेहड़ पर हमला किया और उन्हें स्कूटर से गिरा दिया। उन्होंने कहा कि हमने कुछ संदिग्धों की पहचान कर ली है और उनसे पूछताछ कर रहे हैं। शाम को एक घटना हुई थी जिसमें सौरभ कुछ लोगों से खड़ा हुआ। जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखा उसमें ये लगा कि एक बाइक पर 3 लड़के आए और उनकी स्कूटी को गिरा दी और उनसे मारपीट किया। उसमें कुछ संदिग्धों की हमने पहचान की और अभी ये थाने में बुलाया, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आगे की जानकारी जैसे भी तथ्यों की जानकारी होगी आपको बताएंगे। खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, पता चला है कि जिन लोगों ने हमला किया वो कौन थे और क्या वजह रही हमला करने की? बिल्कुल चित्रा, अभी जांच चल रही है। कहीं ना कहीं ये निंदनीय जो घटनाक्रम हुआ है, तिलक राज जो बेहड़ पूर्व मंत्री हैं, उनके बेटे सौरभ राज बेहड़ के साथ जो कल देर शाम ये वारदात हुई है, कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनके हौसले कहीं ना कहीं बुलंद दिख रहे हैं तराई क्षेत्र में। और उत्तराखंड के जो पूर्व मंत्री रहे हैं तिलक राज बेहड़, उनके बेटे पर हमला हो जाता है और वो पार्षद हैं वार्ड नंबर 39 के, और फिर भी उन पर जो है अज्ञात जो 3 लोग हैं बाइक से आते हैं और उन पर हमला करते हैं। और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कहीं ना कहीं जो तराई क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में अभी सुखवंत सिंह का मामला आया था, उन्होंने आत्महत्या की थी, गोली मारकर खुद को जो है मौत के घाट उतार दिया था। और ऐसा ही एक मामला अब फिर से जो है कहीं ना कहीं चर्चाओं में फिर से आया है। और इसको लेकर जो महापौर हैं रुद्रपुर के, उन्होंने भी तिलक राज बेहड़ के जो पुत्र हैं सौरभ राज बेहड़, उनसे मुलाकात की है और उनका हालचाल जाना है और मुख्यमंत्री से भी बाकायदा बात करवाई है। और इस मामले की जांच की जा रही है, कौन है दोषी हैं उनकी पुलिस तलाश कर रही है। जल्द ही मामले का खुलासा करने की बात भी की जा रही है। ठीक है आशीष, लेकिन क्या किसी को शक के घेरे में लाया गया है? किसी पर शक रहा है पार्षद को, या फिर कुछ लोगों को संदिग्ध माना गया है? कुछ इस पर जानकारी अब तक इनपुट मिल पाया है क्या? बिल्कुल चित्रा, ऐसा कोई इनपुट अभी तक नहीं आया है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगाला जा रहा है और जो आरोपी हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी तलाश की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ऐसा कोई इनपुट सामने नहीं आया है, लेकिन जो पुलिस एसएसपी हैं वो कह रहे हैं कि हम जो जांच है वो जारी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो उत्तराखंड का तराई क्षेत्र है लगातार जो है विवादों में रहता है और यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल जो है समय समय पर उठते रहे हैं। और ये भी एक बड़ा मामला कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री के बेटे और पार्षद होने के साथ साथ उनके साथ ऐसी वारदात हो जाती है तो आम आदमी के साथ क्या होगा इसका अंदाजा लगाना अब मुश्किल है। निश्चित तौर पर एक डर जो है बदमाशों के बीच में वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर भी तमाम सवाल इस मामले ने खड़े कर दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, जहां चिकित्सा शिक्षा निदेशक अजय आर ने सरकारी दून मेडिकल कॉलेज में हुई रैगिंग की घटना के संबंध में बात की, जिसमें एमबीबीएस 2025 बैच के एक छात्र पर वरिष्ठ छात्रों के द्वारा कथित तौर पर हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य से मेरी बातचीत के अनुसार ये रैगिंग का मामला है, हमले का मामला है जो नहीं होना चाहिए। रैगिंग बिल्कुल गलत, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले की जांच चल रही है जो लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे आज शाम तक रिपोर्ट भी मिल जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरा मामला देखिए देहरादून से।
का मामला है। जहां तक मेरी प्राचार्य से और अखबारों के माध्यम से हुई कि ये रैगिंग का मामला है, पिटाई का मामला है, जो इस स्तर तक नहीं होना चाहिए। इस स्तर तक क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए रैगिंग। इसमें जांच चली है, जैसा कि मेरे दूरभाष द्वारा पता चला है, जांच लगभग कंप्लीट होने वाली है। तर्क संगत और न्याय संगत जो कड़ी से कड़ी सजा होगी उसमें दिया जाएगा। हाँ, अभी आज शाम तक मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी। आश्वासन तो हमेशा बच्चों के साथ रहता है। एक हर कॉलेज की एक एंटी रैगिंग कमेटी होती है, जो अस्पताल से लेके एक हॉस्टल से लेके कॉलेज तक जगह जगह फैकल्टी के नंबर चस्पा होते हैं। अगर किसी को भी कोई परेशानी होती है तो उस पर बात कर सकता है। ये आज ही नहीं, ये बहुत सालों से चला आ रहा है। तो सरकारी दून मेडिकल कॉलेज में देखिए रैगिंग का मामला सामने आया है और ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। और अब खबर लक्सर से है, जहां वरिष्ठ बीजेपी नेता राहुल अग्रवाल को सांसद प्रतिनिधि घोषित किए जाने पर लक्सर के दक्षिणी व्यापार मंडल और भाजपाइयों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर नवनियुक्त सांसद प्रतिनिधि राहुल अग्रवाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र रावत द्वारा उनके जैसे साधारण कार्यकर्ता को अपना प्रतिनिधि बनाकर जो सम्मान दिया गया वो किसी अकेले का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का सम्मान है। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करना, क्षेत्र में विकास और योजनाओं को सफल बनाना ही उनका मुख्य मकसद रहेगा। दक्षिणी व्यापार मंडल अध्यक्ष विजेंद्र पांचाल ने कहा कि लक्सर नगर के समस्याओं के लिए व्यापार मंडल और सांसद प्रतिनिधि मिलकर संघर्ष करेंगे। प्रतिनिधि राहुल अग्रवाल जी का हमने स्वागत समारोह रखा है और इस स्वागत समारोह एक पार्टी बेस नहीं रखा हमने। ये हम व्यापारी हैं, हम अपनी समस्याओं को अवगत कराने के लिए राहुल अग्रवाल जी के पास अपनी समस्या रखेंगे। हमने पहले भी समस्या रखी थी। हमारे ट्रेनें जो फर्स्ट लोकल सेकंड लोकल है, हमने कई बार सांसद जी को लेटर भी दिया है, अंडरपास के लिए भी उनको अवगत कराया है और स्टेशन पर सीढ़ियाँ के लिए भी अवगत कराया है। जो स्टेशन पर आने जाने की समस्या है, जिसमें टिकट लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। और मुझे आशा है कि राहुल अग्रवाल जी जो हमारी जन समस्याएं हैं उनको माननीय सांसद महोदय जी से उन्हें कराने में सक्षम रहेंगे। और मैं आशा करता हूं कि राहुल अग्रवाल जी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर व्यापार मंडल के सभी कार्यों को कराएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देखिए यहाँ पर जोरदार इनका स्वागत किया है और साथ ही साथ क्षेत्र के विकास को कैसे करना है, पार्टी को कैसे मजबूत बनाना है, इसके लक्ष्य पर भी उन्होंने बात की। राहुल अग्रवाल को सांसद प्रतिनिधि घोषित किए जाने पर लक्सर के दक्षिणी व्यापार मंडल और भाजपाइयों ने देखिए उनका फूल मालाओं से स्वागत किया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि इस मौके पर नवनियुक्त सांसद प्रतिनिधि राहुल अग्रवाल ने ये कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके जैसे साधारण कार्यकर्ता को चुना, ये उनके लिए बेहद सौभाग्य की बात है। कुमाऊं दौरे के तीसरे दिन उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी पेटकोल के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण और वोकल फॉर लोकल नीति के क्रियान्वयन से लेकर ऊर्जा अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण तक कई अहम कार्यक्रमों और परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। ये दौरा विकास, आत्मनिर्भरता और समयबद्ध परियोजना निष्पादन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी ने यूकॉस्ट देहरादून के जरिए चंपावत जनपद के खर्क कारकी में स्थापित महिला सशक्तिकरण प्रौद्योगिकी केंद्र का भ्रमण किया। ये केंद्र माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महिला सशक्तिकरण एवं वोकल फॉर लोकल नीति के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। इस केंद्र की स्थापना में कई संस्थाओं के साथ साथ पिटकुल द्वारा CSR के अंतर्गत सहयोग दिया गया। आपको बता दें कि केंद्र में महिलाओं को मंडुआ से मिलेट्स उत्पाद, बुरांश और माल्टा से जूस निर्माण, मंदिरों में चढ़ाए गए फूलों और ताजे फूलों से धूप और सुगंधित तेल बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा पिरुल में ब्रिकेट्स बनाकर उन्नत चूल्हों के उपयोग से ग्रामीण घरों में ऊर्जा संरक्षण के साथ पर्यावरण सुरक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये मॉडल ग्रामीण आजीविका, स्थानीय संसाधनों के उपयोग और सतत विकास का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है।
पे ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कि जैसे अब ये जो है पर्टिकुलर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, उनको वोल्टेज लेवल बढ़ाने के लिए और अनावरत कंटिन्यू सप्लाई देने के लिए इस उपकेंद्र का बनना बहुत नितांत जरूरी था, क्योंकि जो इससे पूर्व बने हुए 220 के भी सब स्टेशन हैं वो भी कुछ ओवरलोड हो रहे हैं, उनको इससे निजात मिलेगी और हमारे प्रदेश की जो है विद्युत आपूर्ति सुचारू होगी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहिए आज की खबर के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में संचालित आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर अब शैक्षणिक शोध और सामाजिक अध्ययन का केंद्र बनता जा रहा है, जहां भिक्षा वृत्ति से रेस्क्यू किए गए बच्चों का माइंड रिफॉर्मेशन कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों के छात्र छात्राएं यहां भ्रमण कर न केवल शोध कार्य कर रहे हैं, बल्कि बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आईएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी के 12 छात्र छात्राओं ने डॉक्टर सुरेंद्र यादव सहायक प्रोफेसर के नेतृत्व में इंटेंसिव केयर सेंटर का भ्रमण किया और बच्चों के साथ संवाद स्थापित किया। आशीष डोभाल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, इससे पहले जब ये खबर सामने आई थी तो सरकार प्रशासन की तारीफ की गई थी कि किस तरीके से भिक्षावृत्ति से बच्चों को बाहर निकालकर एक नई जिंदगी उन्हें दी गई है, लेकिन आज की ये जो खबर सामने आई है ये भी कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के एक नए आयाम को गढ़ने की एक नई तस्वीर है जो हमारे सामने है। क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल चित्रा, दिसंबर 2024 से कहीं ना कहीं जो देहरादून के जिलाधिकारी है सबीन बंसल, उनकी ये पहल और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार वो कार्य कर रहे हैं। और जो बच्चे जो है बिल्कुल भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं, बाल मजदूरी कर रहे हैं, अंधकार में जिनका भविष्य है, उनको कहीं ना कहीं एक मुख्य धारा शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। ऐसे 267 बच्चों में से 154 बच्चों को जो है विभिन्न सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाया गया है और वो बाकायदा पढ़ाई कर रहे हैं और जो नए नए जो आयाम है वो सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका जो जीवन है एक तरह से बदलने का जो है जिला प्रशासन काम कर रहा है। और प्रदेश का पहला इंसेंटिव जो आईसीसी जो सेंटर है ये कहीं ना कहीं देहरादून में संचालित किया जा रहा है। और यहाँ पर तमाम जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो भी यहाँ पर आकर अपने जो प्रोफेसर्स के सानिध्य में बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं और उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपना जो है भविष्य बनाए, शिक्षा से जुड़े। क्योंकि ऐसे जिन हाथों में फावड़ा और कटोरा था, जो भिक्षावृत्ति कहीं ना कहीं कर रहे थे, वो आज की डेट में कलम और किताब पढ़ रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक सुखद जो है बिल्कुल, और निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं आशीष कि ऐसे और इंटेंसिव केयर सेंटर की जरूरत है और ऐसे रेस्क्यू जो हैं वो लगातार चलने चाहिए जिससे भिक्षावृत्ति से इन छोटे और मासूम बच्चों को मुक्ति मिल पाए। बने रहिएगा, आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड में 2 दिन बाद मौसम बिगड़ने के आसार हैं। 19 और 20 जनवरी को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जारी किया है। 21 से 24 जनवरी तक पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मैदानी इलाकों में कोहरा छाने से तापमान में गिरावट भी नजर आ सकती है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मौसम विज्ञान की ओर से पूर्वानुमान जारी कर दिया गया। 21 से 24 जनवरी तक पर्वतीय इलाकों में जिलों में हल्की बारिश हो सकती है और मैदानी इलाकों में कोहरा छाने से तापमान में टेम्परेचर में गिरावट आएगी। और उत्तराखंड में देखिए 2 दिन के बाद मौसम फिर से बिगड़ सकते हैं, इसके आसार हैं। 19 और 20 जनवरी को प्रदेश भर में मौसम जो है वो शुष्क रहने वाला है। और मौसम विज्ञान केंद्र ने भी पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश हो सकती है।
और अब देखिए देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नरसिंह एकता मंच की ओर से अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास कूच करने पहुंचे। नरसिंह एकता मंच के कार्यकर्ताओं को हाथीबड़ कला में पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग के पास रोका गया, जहां नरसिंह बेरोजगार धरना दे रहे हैं। जो आपको आपकी इज्जत करे, जो आप लोगों को इसके धरने में ना बिठाए, जो अरे क्या हाल है भंडारी जी? जहाँ पे आपको अपनी सुविधाएं, अपना भला। आशीष डोभाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, बताइएगा दर्शकों को कि ये धरना प्रदर्शन का कारण क्या है, क्या मांगे हैं इन लोगों की? बिल्कुल चित्रा, ये लंबे समय से जो नर्सिंग बेरोजगार हैं वो धरना कर दे रहे हैं और देहरादून के एकता विहार में जो धरना स्थल है वहां पर इन्हें शिफ्ट किया गया था प्रशासन की तरफ से। और आज इन्होंने अपने जो तमाम जो लोग हैं उनके बैनर तले, अपने जो नरसिंह एकता मंच के बैनर तले सीएम आवास कूच किया और हाथीबड़ कला के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोक दिया गया है। और इसके बाद जो नर्सिंग के छात्र हैं, बेरोजगार छात्र हैं, वो सड़क पर बैठकर ही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने लगे। और सरकार से उनकी यही मांग है कि जो पद हैं वो उनकी भर्तियां की जाए। लंबे समय से वो कोर्स करने के बाद भी बेरोजगार बैठे हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो कोर्स एज जो है ओवर एज वो होते जा रहे हैं, फिर भी सरकार जो है उनके पद जो है नहीं निकाल रही है। इसके लेकर उनकी जो मांगे हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये आशा है सरकार से कि भर्तियां निकाली जाए और उनको भी रोजगार दिया जाए। और इसी को लेकर जो है लंबे समय से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो है नर्सिंग के क्षेत्र में जो क्या अभी तक पद इस हैं पूरे मामले पर कोई बैठक या फिर चर्चा हो पाई है? उनकी भर्ती की ठीक है जाएगी। आशीष, सवाल ये है कि इस पूरे मामले में क्या अभी तक सरकार की ओर से कोई बैठक हुई, कोई चर्चा हुई किसी भी अभ्यर्थी के साथ में? नहीं चित्रा, अभी तक ऐसा कोई भी जो है न तो कोई प्रशासन का नुमाइंदा उनसे मिलने आया है और न ही स्वास्थ्य मंत्री हो या स्वास्थ्य सचिव हो या स्वास्थ्य विभाग का जो जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति उनके पास नहीं आया है। इसी को देखते हुए पहले कुछ दिन पहले उन्होंने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी बाकायदा कि जो है 19 तारीख को सीएम आवास कूच करेंगे। उसी के तहत आज इन्होंने सीएम आवास कूच किया और बड़ी संख्या में जो नर्सिंग बेरोजगार छात्र थे वो मौजूद थे। बना करके रखेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए नई खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।